आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए माखनलाल चतुर्वेदी की लिखी हुई एक बहुत ही ओजपूर्ण कविता जवानी की व्याख्या लेकर आए हैं। व्याख्या करने से पहले माखनलाल चतुर्वेदी जी का संक्षिप्त परिचय देखते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी हिंदी के ख्याति प्राप्त कवि, लेखक और पत्रकार थे। उनकी रचनाएं अत्यंत लोकप्रिय हुईं। आपका जन्म 4 अप्रैल 1889 तथा मृत्यु 30 जनवरी 1968 को हुई। आपने प्रभा और कर्मवीर जैसे प्रतिष्ठित पत्रों के संपादक के रूप में ब्रिटिश शासन के खिलाफ जोरदार आवाज़ उठाई और युवा शक्ति का आह्वान किया कि वह स्वतंत्रता की बेड़ियों को तोड़कर देश को आज़ाद कराए। देश के स्वाधीनता आंदोलन में आपने सक्रिय रूप से भाग लिया तथा कई बार जेल यात्राएं भी की। उनकी कविताओं में देशभक्ति की प्रबल भावना का चित्रण हुआ है। आपकी प्रमुख रचनाओं में हिम तरंगिणी, हिम किरीटनी, युग चरण आदि प्रमुख हैं। भारत सरकार द्वारा आपको पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। माखनलाल चतुर्वेदी जी की लिखी हुई कविता जवानी की व्याख्या आज हम देखेंगे और इस कविता का पहला पद्यांश है जिसका हम वाचन करते हैं। पहले, प्राण अंतर में लिए पागल जवानी, कौन कहता है कि तू विधवा हुई खो आज पानी। चल रही घड़ियाँ चले नभ के सितारे, चल रही नदियाँ चले हिमखंड प्यारे, चल रही हैं सांस फिर तू ठहर जाए, 2 सदी पीछे की तेरी लहर जाए। इस कविता में कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी देश की युवा शक्ति में उत्साह का संचार करते हुए उन्हें देश की उन्नति में संलग्न हो जाने का आह्वान कर रहे हैं। कवि युवा शक्ति को संबोधित करते हुए कहता है कि प्राण अंतर में लिए पागल जवानी। तो जवानी या युवा शक्ति को संबोधित करते हुए वो कहते हैं कि हे पागल जवानी। तो पागल जवानी से अभिप्राय है यहाँ पर दृढ़ संकल्पों वाली या जुझारू युवा शक्ति। कहते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी कि हे दृढ़ संकल्पों वाली जुझारू युवा शक्ति, तू अपने भीतर प्राण अंतर में लिए, यानी तू अपने भीतर, अंतर में यानी भीतर, अपने भीतर उत्साह एवं ऊर्जा रूपी प्राणों को समेटे हुए है। तो कवि का अभिप्राय क्या है कि हे दृढ़ संकल्पों वाली जुझारू युवा शक्ति, तेरे भीतर जो प्राण तत्व है उसमें ऊर्जा भरी हुई है, उसमें उत्साह भरी हुई है। और जिस व्यक्ति के अंदर ऊर्जा होती है, उत्साह होता है, वो किसी भी काम को करने की सामर्थ्य रखता है। तो युवा शक्ति भी ऊर्जा और उत्साह से संपन्न होती है। इसीलिए वो एक बार किसी काम को ठान ले तो उसको पूरा करके ही मानती है। आगे वो कहते हैं कि कौन कहता है कि तू विधवा हुई खो आज पानी। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि ये कौन कहता है कि तू अपना पानी खो करके, पानी से अभिप्राय यहाँ पर है तेज, चमक या आभा। तो कहते हैं कि ये कौन कहता है कि युवा शक्ति ने अपनी तेज, अपनी आभा को खोकर विधवा की भांति निस्तेज रूप धारण कर लिया है, या वो विधवा की भांति निस्तेज हो गई है। तो कवि का मानना है कि अगर कोई ये कहता है कि युवा शक्ति अब उत्साह और ऊर्जा से हीन हो गई है, तेज से हीन हो गई है, तो ये गलत है। युवा शक्ति में उत्साह और ऊर्जा और अदम्य साहस भरा हुआ है। इसलिए ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि युवा शक्ति निस्तेज हो गई है। युवा शक्ति ऊर्जा और उत्साह से भरी हुई है। अगली पंक्ति में कवि कहते हैं कि चल रही घड़ियाँ चले नभ के सितारे, चल रही नदियाँ चले हिमखंड प्यारे। कवि इस पंक्ति में पुनः फिर युवाओं में उत्साह का संचार करते हुए, उनका आह्वान करते हुए कहता है कि चल रही घड़ियाँ। कवि कहता है कि आज मैं जिधर जिधर भी दृष्टिपात करता हूँ, जिधर जिधर भी अपनी नज़र दौड़ाता हूँ, उधर उधर हर चीज़ को गतिमान पाता हूँ। अर्थात प्रकृति के सारे उपादान अपने अपने कार्यों में संलग्न दिखाई देते हैं। और इसका उदाहरण देते हुए वो कह रहे हैं
कि चल रही घड़ियाँ, यानी घड़ियाँ चल रही हैं, अर्थात घड़ी से मतलब है समय। समय निरंतर चलता रहता है, निरंतर गतिमान रहता है। समय की गति कभी भी रुकती नहीं है, मध्यम नहीं पड़ती है। और हम देखते हैं कि सुबह, शाम और रात का क्रम लगातार चलता रहता है। तो निरंतर समय अपनी गति से गतिमान रहता है, हमेशा चलता रहता है। आगे कहते हैं कि चले नभ के सितारे। इसी तरीके से नभ के सितारे यानी आकाश के तारे, नक्षत्र भी सदैव गतिमान रहते हैं, वो भी अपनी गति से चलते रहते हैं। चल रही नदियाँ, और नदियाँ भी चलती रहती हैं, यानी नदियाँ निरंतर प्रवाहमान रहती हैं, हमेशा प्रवाहित होती रहती हैं। नदियों का जल हमेशा प्रवाहित होता रहता है, कभी भी स्थिर नहीं होता है। तो नदी भी हमेशा गतिमान रहती है। चले हिमखंड प्यारे, और इसी तरीके से हिमखंड यानी बर्फ़ के टुकड़े, पहाड़ों पर बर्फ़ के टुकड़े लगातार पिघलते रहते हैं, सरकते रहते हैं। बर्फ़ निरंतर पिघलती रहती है, पानी के रूप में परिवर्तित होकर नदी में मिलती रहती है। तो ये क्रम भी चलता रहता है, बर्फ़ के टुकड़े भी हमेशा पिघलते रहते हैं, सरकते रहते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रकृति के सारे उपादान अपने अपने कार्यों में लगे रहते हैं, अपने अपने कृत्यों को संपादित करते रहते हैं, अपना अपना काम करते रहते हैं। अगली पंक्ति में वो कहते हैं कि चल रही है सांस, फिर तू ठहर जाए। तो अब कवि इसमें सीधे युवा शक्ति को लक्ष्य करते हुए कहता है कि चल रही है सांस। तो कहते हैं कि तुम्हारी सांस चल रही है। तो सांस चलने का मतलब क्या होता है कि मनुष्य जीवित है। तो वो कहते हैं कि तुम जीवित मनुष्य हो, क्योंकि तुम्हारी सांसें चल रही हैं। सांस चलना ही जीवन का परिचायक है। तो निरंतर सांसें चल रही हैं, और सांसों का चलना जीवन की गति का परिचायक होता है, और सांसों का रुक जाना मृत्यु होती है। तो इसलिए वो कहते हैं कि तुम्हें गतिमान रहकर अपने जीवित होने का प्रमाण देना है। जीवन का मतलब केवल सांसें चलना नहीं होता है। जीवन का मतलब है कि अगर आप जीवित हैं, आपके अंदर शक्ति है, तो आप अपना काम कीजिए, आप गतिमान रहिए। इसीलिए वो कहते हैं कि तुम्हें भी गतिमान रहकर अपने जीवित होने का प्रमाण देना है, क्योंकि तुम्हारी सांस चल रही है। इसका मतलब क्या है कि तुम जीवित हो, और जीवित होने का मतलब है गति। जीवन का मतलब है गति, और ठहरना जो है वो मृत्यु का प्रतीक होता है। इसलिए कवि कहता है कि तुम्हें ठहरना नहीं है, और तुम्हें गतिमान रहना है। फिर कहते हैं कि चल रही है सांस, फिर तू ठहर जाए, यानी तुम जीवित हो और तुम्हारी सांसें चल रही हैं। तो ऐसे में जीवित होते हुए भी तुम अगर ठहर जाओगे तो ये उचित नहीं है, ये बहुत अनुचित है, क्योंकि ये जो संसार है वो गतिशील है। इस संसार में सारी चीज़ें गतिशील हैं। तो वो कहते हैं कि तुम ठहर जाओ। ये कैसे संभव हो सकता है, क्योंकि तुम्हें ठहरना नहीं है, सर्वत्र गति है, तो तुम्हें भी अपनी गति को बनाए रखना है। आगे कवि कहता है कि 2 सदी पीछे की तेरी लहर जाए। अब इस पंक्ति में कवि युवा शक्ति को चेतावनी दे रहा है, एक तरह से उसको सतर्क करते हुए ये भी कहता है कि तू ठहर जाए, 2 सदी पीछे की तेरी लहर जाए। कि अगर तुम ठहर जाओगी, अगर युवा शक्ति ठहर जाएगी, आलस्य में डूब जाएगी, अपने कर्तव्य को पूरा नहीं करेगी, कर्तव्य के पथ पर नहीं चलेगी, तो क्या होगा? 2 सदी पीछे की तेरी लहर जाए। तो वो 2 सदी पीछे चली जाएगी। तो ये संसार तो गतिमान है, और अगर युवा शक्ति आलस्य में डूब करके ठहर जाती है, अपने कार्यों को समय से संपादित नहीं करती है, तो वो 2 सदी पीछे चली जाएगी। अर्थात जो है उसकी प्रगति रुक जाएगी, उसकी प्रगति बाधित हो जाएगी, और वो प्रगति के पथ पर, विकास के पथ पर पिछड़ जाएगी, उसका विकास अवरुद्ध हो जाएगा। इसलिए भी उसको नहीं ठहरना है, उसको समय के साथ चलना है, समय के साथ कदम मिलाते हुए चलना है। तो युवा शक्ति को आलस्य धारण नहीं करना है, समय के साथ कदम ताल मिलाते हुए उसके साथ साथ चलना है विकास के पथ पर, तभी वो प्रगति कर सकती है। अगर वो ठहर जाएगी, अगर वो रुक जाएगी, आलस्य में डूबकर, प्रमाद में डूबकर अपने कर्तव्य को नहीं करेगी, तो फिर उसका विकास रुक जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा। इसलिए उसको चलना है। कवि शैलेंद्र की पंक्तियाँ भी इसी तरह की हैं, बहुत अच्छी हैं। उन्होंने कहा है कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर,
तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। कविता का अगला पद्यांश है, पहन ले नर मुंड माला, सो उठ समुंड सुमेरु कर ले, भूमि सा तू पहन बाना आज धानी, प्राण तेरे साथ हैं उठती जवानी। द्वार बलिका खोल चल भूडोल कर दे, एक हिमगिरी एक सिर का मोल कर दे, मसल कर अपने इरादों सी उठाकर, दो हथेली है कि पृथ्वी गोल कर दे, रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीस दे दे कर जवानी। इस पद्यांश में पुनः माखनलाल चतुर्वेदी जी युवा शक्ति का आह्वान करते हुए कहते हैं कि उठ, यानी हे युवा शक्ति, नवयुवकों की जवानी यानी युवा शक्ति, तू उठ और क्या कर, पहन ले नर मुंड माला, तू उठ और नर मुंड माला पहन ले, यानी मनुष्यों के शीश की माला पहन ले। अभिप्राय ये है कि हे युवा शक्ति, तू उठ और जो वीर देश पर बलिदान हो गए हैं उन्हें अपने गले की माला बना ले, उन्हें अपना कंठहार बना ले। आगे कवि कहता है कि स्वमुंड सुमेरु कर ले। स्वमुंड यानी अपना शीश, स्वमुंड से अभिप्राय है कि अपना शीश, अर्थात बलिदानियों की इस माला में तू अपने शीश को सुमेरु बना ले। सुमेरु एक पर्वत का नाम है, परंतु यहाँ सुमेरु से अभिप्राय है माला का पहला मोती, जहाँ से मोतियों की गणना प्रारंभ होती है। तो इस प्रकार यहाँ युवा शक्ति का आह्वान किया गया है कि बलिदान देने के लिए तू सबसे पहले आगे आ और कभी भी पीछे मत हट, ताकि बलिदानी वीरों की गिनती में सबसे पहले तेरा नाम आए। इसीलिए कवि ने कहा है कि स्वमुंड सुमेरु कर ले। अगली पंक्ति है, भूमि सा तू पहन बाना आज धानी, प्राण तेरे साथ है उठ रही जवानी। कवि कहता है इस पंक्ति में कि उठ रही जवानी, यानी हे युवा शक्ति तो उठ, और भूमि सा तो पहन बाना आज धानी, यानी हे युवा शक्ति तो उठ और भूमि के समान यानी धरती के समान धानी रंग की वेशभूषा धारण कर ले। धानी यानी धान के रंग की। अभिप्राय ये है कि जिस प्रकार लहलहाते हुए धानों की हरियाली में धरती की जीवंतता, उसकी जीवनी शक्ति झलकती है, क्योंकि जो भूमि उपजाऊ होती है वही फसलों को उत्पन्न कर सकती है। उसी प्रकार हे युवा शक्ति तू भी धानी बाना, बाना अर्थात वेशभूषा धारण कर ले। भाव ये है कि हे युवा शक्ति तू अपनी आंतरिक ऊर्जा के बल पर ऐसे कार्य कर जिनसे तेरी जीवंतता और जीवनी शक्ति प्रकट हो, क्योंकि प्राण तेरे साथ है, अर्थात तुझमें अदम्य ऊर्जा है, साहस है। इसीलिए आलस्य को त्याग कर उठ और अपने कर्तव्य में लीन हो जा। अगली पंक्ति है, द्वार बलिका खोल चल भूडोल कर दे। अब कहता है कवि कि द्वार बलिका खोल, यानी हे युवा वर्ग तुम अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान का द्वार खोल दो, यानी बलिदान के रास्ते पर चल पड़ो। अपनी मातृभूमि के लिए अगर आवश्यकता पड़ती है तो बलिदान का द्वार खोल दो, यानी बलिदान के रास्ते पर चल पड़ो और तुम बढ़ो और निरंतर बढ़ते रहो। और चल भूडोल कर दे, और तुम्हारा भूडोल कर दे यानी तुम्हारे साहस और शौर्य से धरती कंपायमान हो जाए, अर्थात तुम्हारे शौर्य को, तुम्हारे पराक्रम को देख करके शत्रु दल भयभीत हो जाए। आगे कवि कहते हैं कि एक हिमगिरी एक सिर का मोल कर दे। अब देखिए कवि क्या कहता है इसमें कि एक हिमगिरी एक सिर का मोल कर दे, यानी हिमालय के एक एक कण की रक्षा के लिए तुम सब अपने अपने शीश को समर्पित कर दो, यानी देश की माटी के कण कण की रक्षा के लिए तुम्हें अपने सिरों को समर्पित कर देना है। हिमालय के एक एक कण की रक्षा के लिए तुम सब अपने सिर को समर्पित कर दो, देश की रक्षा के लिए प्राणों का उत्सर्ग कर दो। फिर आगे वो कहते हैं कि मसल कर अपने इरादों सी उठाकर,
दो हथेली है कि पृथ्वी गोल कर दे। फिर ऊर्जा का संचार कर रहे हैं युवा शक्ति में। वे उसको प्रेरित करते हुए कहते हैं कि मसल कर, यानी हे युवा शक्ति अपने हाथों को मसल कर यानी रगड़ कर ऊर्जा पैदा करो और अपने इरादों से यानी अपने ऊंचे ऊंचे संकल्पों के समान उठाकर यानी अपने हाथों को ऊंचा उठाकर अपनी दोनों हथेलियों की शक्ति से पृथ्वी को मसलकर गोल कर दो। अर्थात अपने ऊंचे और दृढ़ संकल्पों से कठिन काम को करके दिखा दो, बड़ी सी बड़ी बाधा को मिटा दो। यानी जैसे तुम्हारे ऊंचे ऊंचे संकल्प हैं उसी तरीके से अपने हाथों को ऊंचा उठाकर इस पृथ्वी को मसलकर गोल कर दो। यानी जो भी कठिन से कठिन काम है उन्हें पूरा करके दिखा दो, जो भी बड़ी से बड़ी तुम्हारे मार्ग की बाधा है उसे मिटाकर दिखा दो। अंतिम पंक्तियों में कहते हैं, कवि की रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश दे दे कर जवानी। अब देखिए कवि इस पंक्ति में चुनौती सा दे रहा है युवा वर्ग को, युवा शक्ति को कि हे युवा शक्ति, हे युवा वर्ग, रक्त है यानी तुम्हारी शिराओं में ऊष्मा से युक्त रक्त दौड़ रहा है। यहाँ उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया है कि क्या तुम्हारी शिराओं में, तुम्हारी धमनियों में ऊष्मा से युक्त रक्त दौड़ रहा है या है नसों में क्षुद्र पानी, अथवा उसमें केवल रक्त के रूप में केवल पानी प्रवाहित हो रहा है। तो इसकी परख कैसे होगी कि तुम्हारे नसों में ऊष्मा से, लालिमा से युक्त रक्त प्रवाहित हो रहा है या रक्त के रूप में केवल पानी है। तो जिस रक्त में ऊर्जा नहीं है, जिस रक्त में ऊष्मा नहीं है, शक्ति नहीं है, उत्साह नहीं है, वास्तव में वो रक्त कहलाने योग्य नहीं होता है। इसीलिए कवि कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर ऊर्जा, साहस और बलिदान होने की इच्छा नहीं है तो वास्तव में वो रक्त न होकर के पानी कहलाएगा। और इसकी परख तुम्हें स्वयं करनी है, जांच कर। वो कहते हैं कि इसकी परख कर लो, इसकी जांच कर लो तो शीश दे दे कर जवानी, यानी इसकी परख तुम देश के लिए अपना शीश बलिदान करके कर सकते हो। कवि का अभिप्राय है कि वीरों, यदि तुम स्वयं का बलिदान करने की सामर्थ्य रखते हो तो वह इस बात का प्रतीक है कि तुम्हारी रगों में रक्त प्रवाहित हो रहा है, अन्यथा तो वह रक्त न होकर पानी ही कहलाएगा। तो इस चीज़ की परख तुम्हें स्वयं करनी है कि तुम्हारी शिराओं में रक्त है अथवा वो केवल पानी मात्र है। कविता का अगला पद्यांश है, वह कली के गर्भ से फल रूप में अरमान आया, देख तो मीठा इरादा किस तरह से तान आया, डालियों ने भूमि रुख लटका दिए फल देख आली, मस्तकों को दे रही संकेत कैसे वृक्ष डाली, फल दिए या सिर दिए तरु की कहानी, गूंथ कर युग में बताती चल जवानी। इन पंक्तियों में कवि ने अपनी ओजस्वी वाणी में वृक्ष व उसके फलों के माध्यम से युवाओं को देश पर बलिदान होने की प्रेरणा दी है। कवि युवाओं को प्रकृति का उदाहरण देकर देश हित के लिए स्वयं को समर्पित करने का आग्रह करते हुए कहता है कि हे युवाओं, फलों से लदे हुए वृक्षों की ओर देखो, जिन्होंने बलिदान भाव से पृथ्वी की ओर अपना सिर झुका दिया है। कहते हैं पहली पंक्ति में वे कि वह कली के गर्भ से फल रूप में अरमान आया। माखनलाल चतुर्वेदी जी कह रहे हैं कि वह कली के गर्भ से यानी कली के भीतर से झांकता हुआ फल उसके अरमान का प्रतीक है। अरमान यानी इच्छा, मनोकामना। तो कभी कहता है कि कली के भीतर से झांकता हुआ फल उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति को प्रकट कर रहा है, यानी उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति फल के रूप में प्रकट हुई है। देख तो मीठा इरादा किस तरह से तान आया, मीठा इरादा यानी मधुर संकल्प। तो फल को पाने का कली का जो मधुर संकल्प था वो पूर्णता को प्राप्त कर फल रूप में स्वाभिमान के साथ उसे प्राप्त हुआ है। सिर तान आया अर्थात स्वाभिमान के साथ उसे प्राप्त हुआ है, यानी कली ने जो फल पाने का मधुर संकल्प किया था तो वो पूर्णता को प्राप्त करके उसे फल के रूप में स्वाभिमान के साथ प्राप्त हुआ है।
ठीक इसी प्रकार से जो व्यक्ति किसी लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करके उसे प्राप्त करता है तो उससे उसके स्वाभिमान और सम्मान में वृद्धि होती है। साथ ही साथ कुछ पाने के लिए त्याग भी करना पड़ता है, जैसे कली और फूल अपना बलिदान करके फल को प्राप्त करते हैं। अगली पंक्ति है कि डालियों ने भूमि रुख लटका दिए फल देख आले। इस पंक्ति में कवि कहता है, कवि जो है वो वृक्षों की उदारता, त्याग और बलिदान का चित्रण कर रहा है और उनके बलिदान का चित्रण करते हुए युवा शक्ति को वे प्रेरित करते हुए कहते हैं कि डालियों ने भूमि रुख लटका दिए फल। यानी डालियों ने भूमि रुख, यानी भूमि रुख से अभिप्राय है धरती की ओर, यानी फलों से लदी हुई डालियाँ धरती की ओर झुक जाती हैं। फलों से लदी हुई वृक्षों की डालियों का धरती की ओर झुकना वृक्षों की बलिदान भावना को प्रकट करता है। मस्तकों को दे रही संकेत कैसे वृक्ष डाली। और इस पंक्ति में वो कहते हैं कि हे युवा शक्ति, ये झुकी हुई डालियाँ और वृक्ष तुम्हें कुछ संकेत दे रहे हैं, तुम्हारी तरफ कुछ इशारा कर रहे हैं। मस्तकों को दे रही संकेत कैसे वृक्ष डाली, यानी हे युवा शक्ति, ये झुकी हुई डालियाँ और वृक्ष ये तुम्हें कुछ इशारा कर रहे हैं, तुम्हारे तरफ संकेत कर रहे हैं कि तुम भी दूसरों के हित के लिए बलिदान होना सीखो। यानी जिस तरह से वृक्ष जो है अपनी फलों से लदी हुई डालियों को धरती की ओर झुका देते हैं बलिदान भावना से प्रेरित होकर दूसरों के हित के लिए, तो उसी तरह से है युवा शक्ति, तुम भी दूसरों के हित के लिए बलिदान होना सीखो। फल दिए या सिर दिए तरु की कहानी, गूंथ कर युग में बताती चल जवानी। कहते हैं इस पंक्ति में कि हे युवकों, फल दिए या सिर दिए, यानी जिस प्रकार से वृक्ष परहित के लिए अपने मस्तक रूपी फलों का बलिदान दे देते हैं, उसी प्रकार तुम भी देश की रक्षा के लिए अपने शीश का बलिदान देकर बलिदान की इस परंपरा को आगे बढ़ाओ। यानी वृक्ष जो है वो हमें परहित के लिए बलिदान होना सिखाते हैं। तो जिस तरह से वृक्ष अपने मस्तक रूपी फलों का बलिदान कर देते हैं परहित के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, उसी प्रकार है युवा शक्ति, तुम भी देश की रक्षा के लिए, दूसरों के हित के लिए अपने शीश का बलिदान देकर बलिदान की इस परंपरा को आगे बढ़ाओ और गूंथ कर युग में बताती चल जवानी। और हे जवानी तुम जो है ये, या हे युवा शक्ति तुम गूंथ कर युग में, यानी युग की आवश्यकता के अनुसार स्वयं को उसकी प्रगति रूपी माला में गूंथते हुए आगे बढ़ते जाओ, अर्थात समयानुसार अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करो। तो इस तरह से युग की आवश्यकता अनुसार स्वयं को उसकी प्रगति रूपी माला में गूंथ लो और आगे बढ़ते जाओ, तथा जैसा समय हो उसके अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करो। काव्य सौंदर्य देखते हैं। इस पूरी कविता में युवा वर्ग का आह्वान किया गया है कि अपने प्राणों का उत्सर्ग करके देश को आगे बढ़ाओ, देश की उन्नति में सहायक बनो। भाषा सहज और सरल खड़ी बोली है, शैली उद्बोधन है, युवा शक्ति के प्रति उद्बोधन दिया गया है, रसवीर है, गुण इसमें ओज है और अलंकारों में अनुप्रास, उपमा इत्यादि अलंकार है। इसी तरह की पंक्तियाँ, ओजपूर्ण पंक्तियाँ दिनकर जी की रश्मि रथी में हमें देखने को मिलती हैं, जो कि आप भाव साम्य में लिख सकते हैं। भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया, बढ़कर विपत्तियों पर छाजा, मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। तो ये जवानी कविता के प्रथम भाग की व्याख्या थी। यदि व्याख्या आपको उपयोगी लगती है तो लाइक और कमेंट कीजिएगा ताकि हमें पता चल सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।